हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन होगा तो विश्व में कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी, भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब होंगी, और लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं, कैसे हम उसे कम कर सकते हैं और अपने पृथ्वी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। उस दिन कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए थे, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। और आज जो भी हम पढ़ेंगे तो पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है दूसरी साइड का भी पढ़ेंगे। तो आज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसमें हम देखेंगे हरित गृह गैसें, इन्हीं की वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, और ये अपना सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं, या यही जो है जिम्मेदार है हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है इसमें। तो जलवाष्प, जो आपका जलवाष्प है ये भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, हरित गैस है। ग्रीन हाउस गैस का जो मतलब है ये क्या होता है, ये नाम कहाँ से डेवलप हुआ है, तो ये बच्चों ध्यान देंगे कि ग्रीन हाउस गैस का तात्पर्य क्या होता है, इसे ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले के टाइम में, यानी कि जब ठंडा बहुत ज़्यादा था, तो जो भी ऊपर के एरिया होते हैं, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास के इलाके होते हैं, जहाँ सूर्य की गर्मी और प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता या कमी रहती है, तो ऐसे इलाकों में जो पादप हैं ये भोजन का निर्माण कैसे करेंगे, क्योंकि पादपों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश और टेम्परेचर दोनों की ज़रूरत होती है, और बिना टेम्परेचर ये संभव नहीं है। अधिक टेम्परेचर भी घातक है और कम टेम्परेचर भी घातक है। दोनों स्थितियों में जो हमारे पादप हैं, जो जीव जंतु हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि ये उत्पादन, ग्रोथिंग, इनका सब कुछ रुक जाता है। तो जो ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे जो इंसान रहते हैं वो अपने जो खाद्यान्न की ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरा करें, तो उसके लिए इन्होंने एक तरकीब निकाला ग्रीन हाउस गैस का, और ये ग्रीन हाउस का। और ये ग्रीन हाउस कैसा होता था, तो ये जो दीवारें हैं ये शीशे की बनी होती थी, इसका जो छत है ये भी शीशे का बना दिया जाता था, और इसमें छोटे जो भी पौधे होते हैं या पौधे उगाए जाते थे, और इन पौधों को टेम्परेचर देने के लिए या टेम्परेचर इनको पर्याप्त मिले, इसके लिए इन्हें शीशे के मकान से या शीशे की दीवारों से घेर दिया जाता था। एक घर नुमा या एक हाउस नुमा संरचना बन जाती थी शीशे के दीवारों से। और जब जो सूर्य हैं इनकी जो किरणें हैं ये जब आती थी इसके अंदर, तो ये जो है मिलती थी पौधों को, और पौधों को मिलने के बाद यहाँ पे जब ये वापस लौटती थी, यानी कि आती थी, पौधों को मिलती थी, लेकिन जब वापस लौटती थी तब ये क्या होती थी, इससे बाहर नहीं निकल पाती थी। यानी कि प्रवेश तो करती थी, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब ये दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती थी, तो इसके लिए जो कांच का दीवार है ये अपारदर्शी हो जाता है, जिसकी वजह से ये किरणें आती हैं, वापस जाती हैं, लेकिन जा नहीं पाती, फिर से वापस आती हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और अपवर्तन का जो नियम होता है, इसकी वजह से ये जो है इसी शीशे के घर में कैद होके जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है वो रह जाता था, जिसकी वजह से इस शीशे के घर के जो अंदर का तापमान है वो बाहर के माइनस से कहीं बेहतर हो जाता था, और जिसकी वजह से अच्छा टेम्परेचर पा करके जो पौधे हैं ये ग्रोथ करते थे, यानी कि भोजन का निर्माण करते थे। और यहाँ के जो क्षेत्र के जीव जंतु या कहिए मनुष्य है, इंसान ही ये काम करेगा, तो उन्हें क्या होता था, भोजन मिल जाता था, या यहाँ की जो फसल है ये उनके लिए तैयार हो जाती थी। तो इस तरह से अपने लिए भोजन निर्माण करने के लिए, अपने लिए उत्पादन करने के लिए खाद्यान्नों का इस तरह की तरकीब जो है ठंडे क्षेत्रों में लोग लगाते थे, ताकि उन्हें भोजन प्राप्त हो जाए, या जो वनस्पतियां हैं वो भोजन बना सके। तो इसी को कहा जाता था ग्रीन हाउस, यानी कि वो हाउस जिसके अंदर ग्रीनरी हो। अगर ये ध्रुवीय क्षेत्र है तो हाउस के बाहर क्या होगा, बर्फ ही बर्फ होगा, और जहाँ पर बर्फ होगा, ठंडा होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नहीं ग्रो करेंगी। वे वनस्पतियाँ ही ग्रो कर पाएंगी जो कटीली होंगी, या लाइकेन या काई जैसे वहाँ पे ही वनस्पतियाँ उग सकती हैं या वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। तो भोजन कैसे मिले वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोगों ने ये तरकीब अपनाया कि ये तरकीब ले करके इन्होंने हाउस के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया, और इस तरह के हाउस के अंदर जो है भोजन या कहिए वनस्पतियों ने ग्रो किया, या खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, और इंसानों ने अपनी ज़रूरतें पूरा की। तो ये पहले की बातें हैं, जब धरती पे इतना टेम्परेचर नहीं था, धरती बहुत ठंडी थी या नॉर्मल थी, धरती गर्म होती थी और ठंडी हो जाती थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट जब हमारे धरती पे नहीं था, तब इस तरह की तरकीब के द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में लोग भोजन या कहिए कि पादपों के द्वारा उत्पादन किया करते थे या फसल उगाया करते थे।
अब यही नाम हम देते हैं जो हमारी धरती गर्म हो रही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमारी धरती से निकलने वाली गर्मी उस कार्बन लेयर की वजह से वापस इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकल पाती या अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। सूर्य से किरणें तो आती हैं धरती पर, लेकिन ये गर्मी जो बना देती है, ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाता कार्बन लेयर की वजह से या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी वजह से। इसी वजह से इसे हमने कार्बन लेयर ना कह के हमने इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा, यानी कि जो हाउस के अंदर ग्रीनरी बनी रहती है टेम्परेचर की वजह से, वही स्थिति हमारी धरती की हो गई है कि हमारी धरती पे जो गर्मी है वो मेंटेन है और वो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। इसी ग्रीन हाउस से ये शब्द निकल कर आया ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं। और उसी में हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों में सबसे पहले हमने जलवायु को लिया है, जलवाष्प को लिया है। और जलवाष्प आप जानते हैं कि जो जल है जो वाष्पित हो करके इन्वायरमेंट में आती है, इसी को हम जलवाष्प कहते हैं। और जलवाष्पों का जो मात्रा है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि धरती पर जो सबसे ज़्यादा जलवाष्प हैं वो 0 डिग्री के आसपास या भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ये आपकी धरती है और 0 के आसपास सबसे ज़्यादा जलवाष्प होंगे और 90 के आसपास जलवाष्पों की जो क्वांटिटी है ये सबसे कम होती है। तो धरती पे निम्न अक्षांश से जब उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे तो जलवाष्प कम होते जाते हैं। साथ ही धरती पर हम जब ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, तब भी जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। क्योंकि अगर यहाँ से जलवाष्प इधर अधिक हुआ तो ठंडा होके बरस जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो एरियाज हैं जो उच्च अक्षांश से ये ठंडे हैं। ऐसे ही हमारा वायुमंडल भी है, क्षोभ मंडल में टेम्परेचर घटता जाता है। 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है और जलवाष्प जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये संघनित होकर के वर्षा के रूप में धरती पर गिर जाते हैं। तो इस वजह से इनकी जो मात्रा है ये धरती पर या इन्वायरमेंट में सभी जगह समान नहीं है और ये हमेशा जो है असमान रहते हैं। इनकी जो क्वांटिटी है एक सीमा से ज़्यादा बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये संघनित होंगे और वर्षा के बूंदों के रूप में धरती पर लौट आएंगे। इसी वजह से इनकी जो क्वांटिटी है ये असमान है। तो जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील है। सबसे अधिक परिवर्तनशील का मतलब यही है कि इसकी जो क्वांटिटी है ये कहीं भी समान नहीं है। जैसे ही ठंडा पाएगा ये पानी के रूप में तब्दील होगा और बरस जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील है तथा असमान वितरण वाला है, यानी इसका वितरण भी समान नहीं है, असमान है। साथ ही इसकी मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा जो है वो घटती जाती है। और क्यों घटती है? क्योंकि संघनन हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी, तो इसकी मात्रा ऊपर ज़्यादा नहीं रहती। ये एनवायरनमेंट में नीचे और साथ ही निम्न अक्षांशों पर इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये है आपका जो है जलवाष्प। और जलवाष्प जो होता है, जल जो होता है, इसमें गर्मी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, यानी कि अगर ये धरती पे वाटर जो आपका जलवाष्प है ये एनवायरनमेंट में है तो धरती की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और गर्मी को बनाए रखेगा। जैसे जून जुलाई, खास करके जुलाई में आप देखेंगे हमें उमस भरी गर्मी लगती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जलवाष्प बहुत होता है और जलवाष्प गर्मी को अवशोषित किए रहता है, इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जाने देता। इसी वजह से हमें हमेशा उमस भरी गर्मी लगती है, पसीना शरीर से निकलता रहता है। धूप ज़्यादा ना हो तब भी हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि जलवाष्प इतना ज़्यादा रहता है इन्वायरमेंट में और वो गर्मी जो पार्थिव विकिरण है उसको सोखता रहता है, जिसकी वजह से धरती के आसपास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म बना रहता है। इसी वजह से हमें देखिए बारिश के मौसम में ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सबसे ज़्यादा चर्चित गैस, प्राथमिक गैस, और ये 60% योगदान देता है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में, इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहता है। हालांकि ये अच्छा गैस है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर इसकी मात्रा को कम कर दिया जाए या नियत रखा जाए तो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है। इसी की वजह से धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, अन्यथा ये दिन में जो है बहुत ज़्यादा हो जाता और रात में ये माइनस में चला जाता। तो कार्बन की वजह से ही धरती इतनी खूबसूरत है, हरियाली है, यहाँ पे जीवन संभव है। लेकिन इसकी मात्रा हमने बढ़ा दी है। जो मनुष्य है, जो इंसान है, इनकी गतिविधियों की वजह से, इनके छेड़छाड़ की वजह से जो कार्बन है इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है और मात्रा बढ़ने की वजह से इसका लेयर मोटा हो जा रहा है और जिसकी वजह से जो पृथ्वी है अब वो बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है। इसको मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले की क्लास में बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो CO2 वैश्विक तापन में लगभग 60% की भागीदारी करती है और यह एक प्राथमिक हरित गृह गैस है। ये प्राथमिक है, द्वितीयक नहीं है, पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को।
या जो है हरित गृह गैस है, जो कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। इंसानों के छेड़छाड़ की वजह से ही इसका उत्सर्जन होता है, अन्यथा जो प्राकृतिक रूप से निकलता है ये जो है मेंटेन रहता है, इससे दिक्कत नहीं होती है। जब इंसान इसमें छेड़छाड़ करते हैं तभी दिक्कतें होती हैं। तो इंसानों की छेड़छाड़ की वजह से ये ज़्यादा निकल रहा है और ये सबसे ज़्यादा जो है घातक सिद्ध हो रहा है। इसी को कम करने के लिए जो हम तरकीब निकाल रहे हैं या जो रास्ते ढूंढ रहे हैं वो कार्बन को ही कम करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए हम अलग अलग तरह के तरकीब निकाल रहे हैं, जिसको मैंने पिछले के क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में बताया था, इसलिए आज इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मीथेन है नेक्स्ट आपका, और जो मीथेन है ये वैश्विक तापन में यह गैस 20% का योगदान देता है और यह जो है वातावरण में CO2 की अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा में है, लेकिन इसका महत्व अधिक है। यानी कि देखा जाए तो CO2 60% है, यानी कि मीथेन उससे बहुत कम है, 20% है, मात्र 20% है। लेकिन ये मात्रा भले इसकी कम है, ये उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा जो है गर्मी को एब्जॉर्ब करता है या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। कार्बन से ये 5 गुना ज़्यादा जो है हानिकारक है हमारे लिए। तो मात्रा कम होते हुए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ग्लोबल वार्मिंग में। नेक्स्ट है आपके फ्लोरिनेटेड गैसें। वैश्विक तापन में इनका 14% का योगदान है। वातावरण में इनका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थ के रूप में यानी कि CFC आदि के प्रतिस्थापन के रूप में तथा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम और अर्धचालकों के निर्माण द्वारा होता है। यानी कि जो फ्लोरिनेटेड गैसें हैं इनका जो निर्माण है ये कैसे होता है, योगदान ये ग्लोबल वार्मिंग में 14% दे रहे हैं। और जितने एल्यूमिनियम उद्योग हैं और जो अर्धचालक निर्माण करने वाले उद्योग हैं उन सब से इनका निर्माण होता है और ये इन्वायरमेंट में आते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये ओजोन का क्षरण भी करते हैं। तो ये दोनों में अपना योगदान देते हैं, हमें 2 तरह से नुकसान पहुँचाते हैं जो आपके जितने भी CFC हैं या जो आपके फ्लोरिनेटेड गैसें हैं। ये 3 प्रकार के हैं। एक तो है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS और दूसरा है परफ्लोरोकार्बन जो कि आपका PFCS है और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 3 हैं जो आपकी फ्लोरिनेटेड गैसें हैं जो आपके इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओजोन के क्षय में भी अपना योगदान देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इनका नाम आप याद रखेंगे। वैश्विक तापन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक क्या क्या हैं, यानी कि कार्बन और इसके अलावा मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसें, जलवाष्प, इनके अलावा और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देते हैं। तो इनमें आप देखेंगे काला कार्बन। काला कार्बन यानी कि ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन का तात्पर्य है कि जो भी आपके इन्वायरमेंट में छोटे छोटे ठोस कण हैं जिसमें आपके एरोसॉल आते हैं, जिसमें आपके अन्य जो है ठोस कण आते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, जो वाहनों से, औद्योगिक धंधों से या उद्योग धंधों से, साथ ही जो गांव में कृषक घरों में आप देखेंगे आज भी लकड़ी और जो है अन्य जो है संसाधनों का उपयोग करके अलाव तापने के लिए या कहिए कि भोजन बनाने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, इनके जलने से बड़े पैमाने पे ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होता है। ये ब्लैक कलर का होता है इसीलिए ब्लैक कार्बन कहते हैं और ये ठोस होता है और ये इसके जो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं ये हमारे लिए बीमारियां भी पैदा करते हैं, साथ ही ये इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग का काम भी करते हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पे ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। तो आपके जो ब्लैक कार्बन है ये भी क्या है, वैश्विक तापमान को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है भूरा कार्बन, यानी कि ब्लैक के बाद जो भूरा कार्बन होता है जिनका कलर भूरे कलर का होता है और ये भी ठोस कण होते हैं। ये भी इन्हीं जीवाश्मों के ईंधन से जो हमारे मोटर वाहन है इनमें जो जीवाश्म ईंधन जलते हैं इनके जलने से, कोयले के और जो ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस जीवाश्मों का जो है जलाया जाता है या उनका उपयोग किया जाता है उससे भी भूरे कार्बन उत्सर्जित होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं क्योंकि ये भी टेम्परेचर को सोखते हैं, टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसको धारण करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में गर्मी बनी रहती है या बढ़ती रहती है। तो आपका जो है काला कार्बन, भूरा कार्बन ये भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में गर्मी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एरोसॉल,
एरोसॉल वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं, ठोस सूक्ष्म कण, जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल या अम्लीय बूंदें आदि से बने होते हैं। यानी कि इनका निर्माण ये आप देखेंगे कि तरल और ठोस या अर्ध ठोस के रूप में पाए जाते हैं। इन दोनों रूपों में हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं और अर्ध ठोस भी हो सकते हैं। और ये जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल और अम्लीय बूंदों से मिलकर के बनते हैं। ये भी क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। टेम्परेचर जो होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और इसी क्षमता की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम करते हैं। तो एरोसॉल भी आपके इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा एरोसॉल कोयले के दहन से निकलता है। इसी वजह से इनके जो ढेर होते हैं, राख के ढेर, इनको जो है मिट्टी के अंदर दबाने की बात होती है कि इनको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, उस पर पेड़ पौधे लगा दिया जाए, लेकिन इससे भी नुकसान पहुंचता है इन्वायरमेंट को भी, मिट्टी को भी, जल को भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे हानिकारक गैसें और हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी में जहरीले चीज़ों का एक तरीके से कहीं की मात्रा बढ़ा देते हैं, जल में इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं। साथ ही इन पर लगे पेड़ पौधे आसानी से हवाओं से उखड़ सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत उनको आधार प्रदान नहीं करते। तो इस तरह से ये जो एरोसॉल है, अगर हम इन्हें मिट्टी में दबाते हैं तो इससे हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा। और अगर हम इन्हें मिट्टी में नहीं दबाते हैं तो इन्वायरमेंट में जाएंगे, छोटे छोटे कण श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़े में जाएंगे तो हमें बीमारियां उत्पन्न करेंगे। और इन्वायरमेंट में रहेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऐसे चीज़ों का उपयोग ही ना करें या उपयोग बहुत कम करें कि ये निकले ही ना, क्योंकि इनका कोई सल्यूशन या उपाय समझ में नहीं आता। तो ये आपका जो एरोसॉल है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राकृतिक एरोसॉल, ये तो कृत्रिम एरोसॉल है, यानी कि जब हम कोयले को निकालेंगे, जलाएंगे, तो ये हमने जानबूझ करके उसको जलाया और जानबूझ के इंसानों ने उसको इन्वायरमेंट में निकाला, तो ये कृत्रिम है। लेकिन प्राकृतिक एरोसॉल कौन सा है, तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार में आप देखेंगे बड़े पैमाने पे आग, आप देखेंगे कि लावा निकलता है, साथ ही जलवाष्प निकलता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं और उससे निकलता है बड़े पैमाने पे एरोसॉल। लेकिन ये जो एरोसॉल होते हैं ये नेचुरल होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस से निकलते हैं और ये इन्वायरमेंट को ठंडा करने का काम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि कृत्रिम रूप से जब हम एरोसॉल निकालें तो वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, लेकिन अगर वो नेचुरली यानी कि स्वतः इन्वायरमेंट में आता है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, तो ये इन्वायरमेंट को ठंडा करने का काम करता है। ये इन्वायरमेंट में आते हैं तो जो सूर्य की किरणें आती हैं, इनके किरणों का रिफ्लेक्शन बढ़ा देते हैं, उनका जो किरण आने का रेशियो है वो घट जाता है। ये इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं और इनसे टकरा करके सूर्य की जो किरणें हैं वो वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी सतह को या धरती की सतह को उतनी गर्मी नहीं मिलती है। यानी कि अपेक्षाकृत क्या करते हैं, परावर्तन दर बढ़ाने की वजह से या रिफ्लेक्शन बढ़ाने की वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट में गर्मी को कम कर देते हैं या पृथ्वी का एल्बेडो बढ़ा देते हैं। पृथ्वी का एल्बेडो जो है बढ़ा देते हैं। यानी कि जब रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो तो एल्बेडो बढ़ना होता है और अगर रिफ्लेक्शन कम हो तो एल्बेडो का घटना होता है। तो रिफ्लेक्शन बढ़ा रहे हैं यानी कि पृथ्वी का एल्बेडो को ये बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को ये वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दे रहे हैं। याद रखेंगे बच्चों कि दोनों का अलग काम है। अगर कृत्रिम रूप से निकाले गए एरोसॉल है तो ये क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये वातावरण को ठंडा करेंगे। ठंडा कैसे करेंगे, सूर्य की किरणों को ही रिफ्लेक्ट कर देंगे और जब बड़े पैमाने पे किरणें धरती पर पहुंचेंगी नहीं, धरती को गर्म नहीं करेंगी, तो धरती का जो तापमान है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि जो हमारे ज्वालामुखी हैं उनके अंदर विस्फोट कर दिया जाए बम रख करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राकृतिक जो एरोसॉल है ये इन्वायरमेंट में फैल जाएं और पृथ्वी पे आने वाले सूर्य की जो किरणों का दर है उसको घटा दे, रिफ्लेक्ट कर दे और हमारी जो धरती है ये ठंडी हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो जाए। तो ये तरीका हमारे विद्वान बताते हैं या जो भी वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव आएगा, इसको तो हमने बहुत डिटेल में पिछले के क्लास में बिल्कुल समझा है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। कृषि मौसम एवं जलवायु द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है। यानी कि जो कृषि है ये मौसम एवं जलवायु द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कृषि की उत्पादकता, उसका उत्पादन दोनों प्रभावित होगा, ये बात आपको पता है। इसके अलावा IPCC की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार जलवायु के विभिन्न कारक एवं उनमें परिवर्तन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सूखा, अत्यधिक तापमान तथा वर्षण, यानी कि सूखा ज़्यादा होगा,
तापमान अधिक आएगा, साथ यानी कि बढ़ेगा, और साथ ही क्या होगा, वर्षा की मात्रा भी बढ़ेगी जलवायु परिवर्तन होगा तो। CO2 सांद्रता तथा समुद्री अम्लीकरण का कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये इसका सांद्रण बढ़ेगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, साथ ही जो अम्लीकरण होता है इसके द्वारा कृषि प्रभावित होगा, जीव जंतु और वनस्पतियाँ प्रभावित होंगे, क्योंकि CO2 की बड़ी मात्रा भी अम्लीकरण को बढ़ावा देता है। खास करके समुद्रों में अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो अम्लीकरण वहाँ पे हो जाता है। हालांकि इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से आपका अम्लीकरण बढ़ता है, और अगर अम्लीकरण बढ़ेगा तो इससे कोई भी नहीं बचेगा, यानी कि जीव जंतु और वनस्पतियाँ सभी प्रभावित हो जाएंगे। तो जब भी ये सारी चीज़ें कुछ भी अपरिवर्तित होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रभावित करेगा, और एक एक करके सारी चीज़ें जो है वो डिसबैलेंस होने लगती हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी एक गैस बढ़ी तो अन्य चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष प्रभाव जो है ये रोपण एवं कटाई में परिवर्तन हो जाएगा। जो मौसम है ये बदल जाएगा। जो फसलें ठंडक के शुरुआत में बोई जाती थी, जब ठंडी शुरू होती थी तब वो और देर में बोई जाएंगी, क्योंकि जो ठंडक है ये लेट में शुरू होगा तो उनको लगाने का जो रेशियो है ये भी लेट हो जाएगा। आप देखते हैं हमारे यहाँ जो आम है इनमें जो बौर है यानी कि जो छोटे छोटे फल हैं, जो फूल हैं, ये पहले बहुत जल्दी आ जाते थे, लेकिन अभी इनमें लेट में आता है। इनके जो पकने का टाइम है ये भी परिवर्तित हो गया है। जो मटर होता था वो ठंडक के सीजन में पहले हो जाया करता था, और ऐसा लोग बोलते हैं कि नए साल पे मटर जो है तैयार हो जाते थे खेतों में, लेकिन अभी नया साल आता है तब लोग मटर लगाते हैं। ऐसे ही सारे फसलों का जो लगाने का यानी कि रोपाई का और उसको काटने का जो टाइम पीरियड है ये पहले से परिवर्तित हो गया है, और ऐसे जलवायु परिवर्तन होता रहा तो ये और भी ज़्यादा परिवर्तित हो जाएंगे। पहला प्रभाव तो ये आएगा। दूसरा, कृषि योग्य जो परिस्थितियों में कमी आएगी, यानी कि जो कृषि योग्य परिस्थितियाँ हैं इसमें भी कमी हो जाएगा। जब वर्षा ही वर्षा होता रहेगा तो हम फसल कैसे लगाएंगे, या लॉन्ग टाइम तक अगर सूखा ही रहेगा तो भी फसल नहीं लगा पाएंगे। तो जो कृषि योग्य परिस्थितियाँ चाहिए, आपको पता है कृषि ऐसा जो है नाजुक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमेशा अच्छी परिस्थिति चाहिए। बीज लगाने से लेकर के फसल से बीज निकालने तक अगर कहीं भी किसी भी स्टेप पर परिस्थितियां बदल गई तो पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। जैसे आपने फसल लगाया, खेत में बीज लगाया और उसे कम पानी चाहिए और उसे में बारिश हो गया तो बीज सड़ जाएंगे और फिर वो जमेगा ही नहीं। और अगर वो जम भी गया है और जमने के बाद उसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और ऐसे में बारिश हो गया तो भी वो नुकसानदेह है। और अगर वो जैसे गेहूं है वो बाली लेने वाला टाइम है, अगर बाली ले रहा है और ऐसे टाइम में बारिश हो गया तो उसमें दाने नहीं पड़ेंगे और गेहूं बर्बाद हो जाएगा। अगर उसको काट के आप खलिहान में लेकर के आए हैं और खलिहान में बारिश हो गई तो भी फसल क्या होती, सड़ जाती हैं। तो ऐसे में कृषि के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कृषि सबसे ज़्यादा नाजुक और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें खतरा हर स्टेप पर बना रहता है। इसीलिए मोस्टली आप देखेंगे किसानों के पास आय अच्छा नहीं हो पाता। एक सीजन में मानसून अच्छा रहता है, फसल अच्छी होती है, तो दूसरे सीजन में मानसून गड़बड़ हो जाता है, जलवायु गड़बड़ हो जाती है और फसल हमारा बर्बाद हो जाता है। और इस वजह से जो किसान है वो जितना उत्पादन करता है वो मिला जुला करके फिर से कृषि में उसका लग जाता है और उसके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता कि वो कहीं इन्वेस्ट करे और अपने जीवन में कुछ और बेहतर कर पाए, और वो उसी में लगा रह जाता है, उसका जीवन ऐसे समाप्त हो जाता है। अगर हम कृषि में जो है नकदी फसलें ना लगाएं या अन्य तरह की कृषि ना करें तो कृषि में प्रॉफिट नहीं होता। जिनके पास बड़े लैंड होते हैं और उसमें नकदी फसलें उत्पादन करते हैं, फूलों की कृषि करते हैं, फलों की कृषि करते हैं या अन्य कृषि जो करते हैं जिससे नकदी उन्हें प्राप्त हो तो उन्हें फ़ायदा होता है। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ जो 80 से 90% किसान हैं वो सीमांत किसान हैं जिनके पास जोत का 1 हेक्टेयर से भी कम है, यानी कि बहुत छोटी जोत है और उसमें वो उत्पादन भी बहुत कम कर पाते हैं। और वो भी अगर ना हो तो सोचिए उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी और दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका कि विभिन्न फसल विशेष पर जलवायु परिवर्तन का भिन्न प्रभाव होगा, यानी कि अलग अलग फसलों पर जलवायु का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे हमारा गेहूं है, इसे शीत चाहिए यानी कि ओस चाहिए, ओस युक्त इन्वायरमेंट चाहिए, कोहरा चाहिए। अगर उसे ओस और कोहरा ना मिले तो फसल अच्छा नहीं होता। जब उसे पकना होता है तब उसे एक नियत टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और अगर वो ना मिले तो भी वो अच्छा नहीं होता। तो अगर उसे शुरुआत में ठंडा मौसम ना मिले, लास्ट में टेम्परेचर ना मिले, बीच में पानी ना
मिले तो फसल अच्छी नहीं होती। ऐसे आप धान को देखेंगे, उसे पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर और वाटर दोनों चाहिए, अगर उसमें से एक भी कम होगा तो भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे अलग अलग फसलों पर जलवायु का अलग अलग प्रभाव आएगा और ये कहीं ना कहीं उसके लिए घातक सिद्ध होगा। समुद्री जल स्तरों में वृद्धि से कृषि योग्य भूमियां कम हो जाएंगी, यानी कि जब जल स्तर बढ़ेगा, कोस्टल एरियाज डूबेंगे तो वहाँ पे जो कृषि होती थी वो कृषि योग्य जो लैंड है वो कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो हमारा उत्पादन है ये प्रभावित होगा। मैंने आपसे कहा था उत्पादकता बढ़ेगी लेकिन उत्पादन जो है आपका प्रभावित हो जाएगा। एक उदाहरण यहाँ भी देख सकते हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से कई बड़ी नदियों का जल संग्रहण, यानी कि ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो बहुत सारी जो नदियां हैं, जो सतत वाहिनी हैं, जिन्हें वहाँ से पानी मिलता रहता था, वो एक टाइम में जब पिघलेगा तो उनमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, लेकिन जब वो समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उनका जो वाटर धारण करने की क्षमता है वो धीरे धीरे घट जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनमें वाटर की बिल्कुल कमी हो जाएगी या वाटर ही नहीं रहेगा। तो ये स्थिति भी होगी। साथ ही क्षेत्र में दीर्घावधिक रूप से कमी आएगी, यानी कि जो क्षेत्र, यानी कि इसका जो एक तरह से कहिए कि जो भी क्षेत्र हैं आपके, उसमें भी क्या होंगे, दीर्घावधिक रूप से कमी आएगी। जो अवधि है इसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, हर चीज़ में बदलाव हो जाएगा और इसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे अक्षांशीय प्रभाव, मैंने आपको बताया था अक्षांशीय प्रभाव भी होगा, यानी कि जो पेटियाँ हैं वो शिफ्ट कर जाएंगी उष्णकटिबंधीय, जैसे आपके इन्वायरमेंट में देखेंगे या कहिए कि धरती पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, उपोष्ण पाया जाता है, शीतोष्ण पाया जाता है और शीत पाया जाता है। मोस्टली आपके धरती पर 7 कटिबंध पाए जाते हैं। तो इन 7 कटिबंधों में उपोष्ण कटिबंध तो खत्म ही हो जाएगा, जो शीतोष्ण कटिबंध है ये भी ऊपर की तरफ से कर जाएगा, ध्रुवों की तरफ। जैसे आपको पता है ये 0 के आसपास से लेकर के 23 तक आपके जो हैं ये उष्ण कटिबंध होते हैं और उसके बाद जो होता है 23 के आसपास का ये आपका उपोष्ण होता है, उपोष्ण। उसके बाद आप देखेंगे 66 के आसपास जो होता है ये शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण। और यहाँ पे ध्रुवों के पास तो आप जानते हैं कि शीत होता है। तो ये आप देखेंगे ये बीच का उष्ण है, इसके ऊपर 3 और नीचे 3, यानी कि टोटल 7 कटिबंध होते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये उपोष्ण कटिबंध समाप्त हो जाएगा। साथ ही जो शीतोष्ण है इसमें भी कमी हो जाएगी। ये जो उष्ण कटिबंध का इलाका है ये सबसे ज़्यादा धरती पर फैल जाएगा और इस तरह से आप देखेंगे अक्षांशीय प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद है तापमान प्रभाव, यानी कि मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ नहीं वहाँ बाढ़ ही बाढ़ होगा, जहाँ नहीं वहाँ सूखा ही सूखा होगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जीवन निर्वाह संभव नहीं होगा या इंसानों के लिए बहुत ही तकलीफदेह या दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जबकि ऊपर का जो इलाका है वो उतना प्रभावित नहीं होगा। ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। अब अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या आएंगे, यानी कि ये तो सारे हैं प्रत्यक्ष प्रभाव जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इनडायरेक्ट में आप क्या देखेंगे, खरपतवार में वृद्धि होगा। खरपतवार में वृद्धि का जो दर है ये बढ़ जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा। साथ ही रोगाणुओं का फैलाव एवं कीटों में वृद्धि होगा। जो विभिन्न तरह के रोग होते हैं, जो कीट होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो फसलों को बर्बाद करेंगे, बीमारियां फैलाएंगे। साथ ही फसल कृषि तंत्र में परिवर्तन हो जाएगा। जो फसलों का कृषि तंत्र है ये भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वे फसलें जो कम टेम्परेचर में होती थी वे उत्पादन नहीं होंगे, बल्कि हमें ऐसी फसलें लगानी होंगी जो अधिक टेम्परेचर में उत्पादित होती हैं। तो हमारा जो कृषि तंत्र है ये भी बदल जाएगा, यानी कि ठंडक में जो हमारे यहाँ फसल होती थी वो फसल ही हमारे यहाँ क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा, बल्कि वे फसलें ही ज़्यादा होंगी जो बारिश और टेम्परेचर को झेल पाएंगी। ठंडक वाली फसलों का जो चक्र है ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा शीत ऋतु द्वारा नियंत्रण न रखे जाने से पादप कीटों की संख्या में वृद्धि होगा, यानी कि जो शीत ऋतु होता है इसमें क्या नियंत्रण नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैसे भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और ये धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। फिर इस समय के जो कीट होते हैं जो पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कीटों पर नियंत्रण रखना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो ये हमने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अब हम देखेंगे, हमने देखी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव को देखा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारे ऊपर जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। एक क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन क्लास बड़ा हो गया था तो आप लोगों को शायद पढ़ने में थोड़ी बोरियत महसूस होती होगी। इतने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको नोट करना, रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो रहने देते हैं बच्चों इतना आज के लिए, फिर हम दूसरे दिन या कहिए कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो बचे हुए पॉइंट्स है। थैंक यू।